तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 20 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, सीएनजी फ्यूल बाइक लॉन्च कर सकती है बजाज। इसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट 50% तक कम होगी। जी हाँ, बजाज ऑटो सीएनजी फ्यूल से चलने वाली एंट्री लेवल मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कंपनी के एमडी बजाज ने इसकी तरफ इशारा किया है। राजीव बजाज ने कहा है कि सीएनजी वाली मोटरसाइकिल खरीदने और ईंधन दोनों के लिहाज से ही सस्ती होंगी। ये उन बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं जो हाई पेट्रोल प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इससे फ्यूल कॉस्ट 50% तक कम हो सकती है। यानी कि अभी बाइक चलाने वालों का पेट्रोल में जितना पैसा खर्च होता है वो पैसा सीधे आधा हो जाएगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अगर बजाज कंपनी इस योजना पे अमल करती है तो पूरी तरह से सीएनजी मोटरसाइकिल बनाने वाली बजाज भारत की पहली कंपनी होगी। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बजाज कंपनी सीएनजी फ्यूल वाली बाइक लॉन्च कर सकती है। यानी ऐसी बाइक में पेट्रोल भरवाने की चिंता नहीं होगी और इलेक्ट्रिक बाइक की तरह चार्ज करने की भी चिंता नहीं होगी। आपको इस तरह की बाइक में केवल सीएनजी भरवाना होगा जो कि पेट्रोल के मुकाबले में थोड़ा सस्ता है और रेंज भी अच्छी देता है। इसी की वजह से राजीव बजाज ने ऐसा कहा है कि पेट्रोल के मुकाबले में सीएनजी फ्यूल वाली बाइक फ्यूल के पैसे को आधा कर सकती है। देखिए अगली खबर, कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा जम्मू और कश्मीर जाने से बचें, साथ ही में मणिपुर और असम भी न जाने की सलाह दी। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेटिक विवाद बढ़ता जा रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे लगाते हुए हमारे एक डिप्लोमेट को निकाल दिया। इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है, यानी कि निकाल दिया है। दोस्तों आसान शब्दों में कहें तो भारत और कनाडा के रिश्ते के बीच काफी ज्यादा तनाव आ गया है। आइए इस तनाव को अगली खबर में जानते हैं विस्तार से, लेकिन फटाफट से। तो आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि विवाद आखिर क्या है। जानकारी के मुताबिक भारत और कनाडा के बीच इस ताजा विवाद की शुरुआत 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट में भाग लेने पहुंचे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने उनके देश में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों का मामला उठाया। पीएम मोदी ने कनाडाई सरकार से उनकी धरती पर चल रही अलगाववादी गतिविधियां रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीएम मोदी से दो टूक कह दिया कि भारत सरकार कनाडा के घरेलू मामलों और राजनीति में दखल न दे। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को अपने देश का नागरिक बताते हुए पीएम मोदी के सामने उसकी हत्या का मामला भी उठाया। हालांकि भारत सरकार ने उस समय कनाडा के प्रधानमंत्री की बात को खास अहमियत नहीं दी, लेकिन G20 शिखर सम्मेलन के बाद कनाडा पहुंचते जस्टिन ट्रूडो ने वहां की संसद में बयान दिया कि हरदीप सिंह निज्जर कनाडा का नागरिक था और उसकी हत्या भारत सरकार ने करवाई है। इसके साथ ही कनाडाई सरकार ने एक भारतीय डिप्लोमेट को भी अपने देश से निकाल दिया। भारत सरकार ने भी कनाडा के इस कदम का कड़ा संज्ञान लेते हुए न केवल कनाडा के प्रधानमंत्री के सारे आरोपों को खारिज किया, बल्कि नई दिल्ली में मौजूद कनाडा के एक डिप्लोमेट को भी 5 दिन में देश छोड़ने के लिए कह दिया, यानी कि जो कनाडा का ऑफिसर था। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत की ओर से जुलाई 2022 में भगोड़ा घोषित किया गया था। साथ ही में हरदीप सिंह निज्जर भारत के टॉप 40 आतंकवादियों में शामिल था, पर बीते जून के महीने में 18 तारीख को यानी कि 18 जून को कनाडा में उसका मर्डर हो गया। तब इसी मर्डर का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पे लगा दिया है, वो भी बिना किसी सबूत के आधार पर। इसी की वजह से भारत सरकार ने भी कड़ा ऐतराज जताते हुए अपना बयान हाथों हाथ जारी कर दिया। हालांकि साथ ही में बताया गया है कि जैसे ही भारत सरकार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कड़ा ऐतराज जताया तो उस पर कनाडा के प्रधानमंत्री थोड़े नरम पड़े। बाद में उनका एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से रिश्ते बिगाड़ने नहीं चाहते हैं। साथ ही में दोस्तों बताया गया है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते में इस कड़वाहट की वजह से आम जनता प्रभावित हो सकती है। देखिए इससे जुड़ी एक मेन खबर, कनाडा और भारत के संबंध बिगड़े तो पंजाबियों पे सबसे ज्यादा असर होगा। कनाडा की कुल आबादी में 2.6% है पंजाबी। जी हाँ, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने के संबंधी संगीन आरोपों के बाद दोनों देशों की सरकारों के बीच काफी ज्यादा कड़वाहट आ गई है। इस विवाद से व्यापार नहीं बल्कि कनाडा में बड़ी संख्या में रहने वाले भारतीय लोगों खास करके पंजाबियों पर असर पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं। कनाडा की कुल आबादी तकरीबन 3,82,00,000 है और इनमें से 2.6% यानी कि 9,42,170 पंजाबी हैं। पंजाब के लोग न केवल कनाडा में नौकरी करते हैं बल्कि वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है। खास पंजाबियों के अलावा भी कनाडा में दूसरे भारतीयों की भी अच्छी खासी तादाद है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, नई दिल्ली और दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग बड़ी संख्या में कनाडा में रहते हैं। साथ ही में भारत से हर साल हजारों छात्र वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो बताया गया अभी हाल ही में दोनों देशों के बीच जो कड़वाहट पैदा हो गई है, जो विवाद हो गया है, तो उसकी वजह से इन सभी लोगों पे असर पड़ सकता है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने भी इस पूरे मामले पे चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि कनाडा के सूर्य शहर में सिख कार्यकर्ता की हत्या को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पे आरोपों से बेहद ही चिंतित हैं। देखिए अगली खबर, हाईकोर्ट बोला सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र तय करे, बच्चों को इसकी लत लग रही है। साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा कि इंटरनेट से दिमाग को भ्रष्ट करने वाली चीजें भी हटाएं। जी हाँ, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीते रोज यानी कि 19 सितंबर को कहा कि सरकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र तय करे। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन आजकल स्कूल जाने वाले बच्चे इसके आदी हो गए हैं, उनको इसकी लत
लत लग गई है। ऐसे में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की उम्र तय होना वरदान साबित होगा। साथ ही में कोर्ट ने यह भी कहा कि 17-18 साल की उम्र के युवा सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनमें देश के हित और अहित पे फैसला लेने की मेच्योरिटी है? न केवल सोशल मीडिया से बल्कि इंटरनेट से ऐसी चीजें हटाई जानी चाहिए। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। देखिए अगली खबर, अगले 13 दिनों में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। आइए बताएं ये महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, सभी बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लें, क्योंकि आज से आने वाले 2 अक्टूबर के बीच बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाले हैं। अगर देखा जाए तो अगले 13 दिनों में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे और केवल 2 दिन ही बैंक खुलेंगे। इसमें त्योहारों के साथ शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। ऐसे में लगातार छुट्टियों के कारण ग्राहकों के बैंकों से जुड़े कामों पर असर पड़ सकता है। हालांकि ये अलग बात है कि ग्राहक ऑनलाइन सर्विस के जरिए अपने कई तरह के काम निपटा सकते हैं, लेकिन दोस्तों गिने चुने कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसके लिए बैंक जाना ही पड़ता है। क्या आने वाले 13 दिनों में जो 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, तो ये बैंकों की बंदी रविवार और शनिवार को छोड़कर और गांधी जयंती को छोड़कर सभी राज्यों में सभी शहरों में त्योहारों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यानी कि कोई त्योहार किसी राज्य के लिए खास हो सकता है तो उस दिन उसी राज्य में बैंक बंद रहेंगे, न कि पूरे देश में। हाँ, लेकिन 2 शनिवार और रविवार को, साथ ही में गांधी जयंती को, यह कोई ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है, तो इन त्योहारों पर पूरे देश में ही बैंक बंद रहते हैं। देखिए अगली खबर, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी, लेकिन ये 2024 में लागू नहीं होगा। जी हाँ, लोकसभा में बीते रोज यानी कि 19 सितंबर को 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। इसके मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में इस बिल पर आज 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक बहस होगी, यानी कि कई घंटों तक। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस बिल के पास हो जाने के बाद देश की संसद में नेताओं की संख्या में महिला नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं हर राज्य में जो विधानसभा है तो वहाँ पर भी महिला नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। आपको बता दें, इस बिल के पास हो जाने के बाद हर 100 नेता में से कम 33 महिलाएं नेता होंगी। राज्यों की विधानसभाओं में भी ऐसा ही होगा। हालांकि दोस्तों इस नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा, और परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन होना करीब करीब असंभव है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो भी जाएगा तो ये 2024 में लागू नहीं होगा, बल्कि इसके बाद लागू होगा। देखिए अगली खबर, सभी यूजर से मंथली फीस चार्ज कर सकता है एक्स यानी कि ट्विटर। इजरायली पीएम से बातचीत में एलन मस्क ने कहा इसकी वजह से फेक यूजर से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर अपने सभी यूजर से मंथली फीस चार्ज कर सकता है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक लाइव कार्यक्रम में ये बात कही है। एलन मस्क ने कहा है कि इसकी वजह से बॉट यानी कि फेक यूजर से छुटकारा मिलेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में एक्स यानी कि ट्विटर के सभी यूजर्स को हर महीने कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि अभी ये बात कंफर्म नहीं की गई है। बाकी वैसे शायद आप जानते होंगे कि एक्स यानी कि ट्विटर का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, जिसके लिए यूजर्स को हर महीने 900 रुपए देने पड़ते हैं। देखिए अगली खबर, गणेश चतुर्थी पे लॉन्च हुआ जियो एयर फाइबर। 599 रुपए में 30 MBPS की स्पीड मिलेगी। दिल्ली, मुंबई जैसे 8 शहरों में हुई है इसकी शुरुआत। रिलायंस जियो ने बीते रोज 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पे अपनी एयर फाइबर सर्विस लॉन्च कर दी है। फिलहाल ये सर्विस देश के 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में पेश की गई है। एयर फाइबर के लिए 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा। 100 रुपए में इसे बुक कर सकते हैं। यह अमाउंट बिल में एडजस्ट हो जाएगा। एयर फाइबर की बुकिंग के लिए जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। कनेक्शन के साथ लेटेस्ट वाईफाई राउटर, टीवी के लिए 4K सेटअप बॉक्स और वॉइस एक्टिव रिमोट मिलेगा। सभी प्लान 6 और 12 महीने के ऑप्शन में उपलब्ध है। अगर 12 महीने का प्लान लेते हैं तो 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन वहीं अगर 6 महीने का प्लान लेते हैं तो फिर 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा। बाकी जानकारी के मुताबिक जियो एयर फाइबर के लिए प्लान कुछ इस तरह है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जियो एयर फाइबर के प्लान की शुरुआत 599 रुपए से होती है और 3999 रुपए तक जाती है। अब जितना महंगा प्लान लेंगे तो आपको उतना इंटरनेट की स्पीड ज्यादा मिलेगी। बाकी दोस्तों आपको बता दें कि जो एयर फाइबर लॉन्च किया गया है तो ये काफी पोर्टेबल है। जानकारी के मुताबिक इस एयर फाइबर को आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो कि तार यानी कि वायर पे निर्भर नहीं है। आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। देखिए अगली खबर, केरल से अभी नहीं टला है निपाह वायरस का खतरा। अब वहाँ के मुख्यमंत्री ने वायरस के प्रकोप पे दिया है बड़ा अपडेट। जी हाँ, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीते मंगलवार को कहा कि कोझिकोड जिले में निपाह वायरस का प्रकोप फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन संक्रामक बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल निपाह वायरस प्रकोप की दूसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि निपाह वायरस का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, जो कि कोरोना के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक है। देखिए अगली खबर, अब इंसाफ करने में नहीं होगी देरी। कंज्यूमर कोर्ट में पेंडिंग
केस जल्दी सुलझेंगे, सरकार बना रही है खास प्लान। जी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने बीते मंगलवार को कहा है कि वो देश में विभिन्न उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के उपयोग करने पे काम कर रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि NCDRC ने अगस्त में 854 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया है, जो इस चालू साल में सबसे ऊंची निपटान दर है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता के मामलों को निपटाया गया है, यानी कि ग्राहकों के मामलों को। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कहीं पे सामान खरीदने के बाद या कोई डील करने के बाद आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो आप उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं। फिलहाल इस समय दिक्कत यह है कि इंसाफ मिलने में काफी समय लग जाता है, लेकिन अब इसी के समाधान के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कंज्यूमर कोर्ट में जो भी केस पेंडिंग है तो उनको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। देखिए अगली खबर, संबंध बनाने के लिए पत्नी मना करे तो यह है क्रूरता। हाई कोर्ट ने कहा इस आधार पे पति तलाक ले सकता है। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि शादी के बाद अपने पार्टनर को सेक्स के लिए इनकार करना क्रूरता है, यानी कि जुल्म है। साथ ही में कोर्ट ने आगे कहा कि सेक्स के बिना शादी अभिशाप है। शादी के बाद यौन संबंधों में लगातार निराशा से ज्यादा घातक और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में पत्नी के विरोध के चलते शादी का मकसद ही पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट जब भी इस तरह के बयान देता है, जब भी इस तरह के केस में कोई फैसला सुनाता है तो उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि कोर्ट हर मामले में ऐसा ही फैसला सुनाएगा या इसी तरह के बयान देगा। बात यह है कि कोर्ट किसी एक मामले पर बहुत अच्छे से सुनवाई करने के बाद उसके बाद इस तरह के बयान देता है। देखिए अगली खबर, अब जल्दी OTT पर देख पाएंगे जवान मूवी। सिनेमा हॉल में रिलीज होने से पहले जवान मूवी के कुछ सीन्स को डिलीट किया गया था, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर ये डिलीटेड सीन्स भी देखने को मिलेंगे। जी शाहरुख खान की फिल्म जवान सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब OTT पे रिलीज होने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक फिल्म बहुत जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। जवान की OTT रिलीज के लिए दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। एक और खास बात यह है कि जवान अपने डिलीटेड वर्जन के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। हालांकि जवान मूवी कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी, मेकर्स ने अब तक इसका खुलासा नहीं किया है। देखिए अगली खबर, PM मोदी ने ज्वाइन किया व्हाट्सएप चैनल। PM मोदी ने पहले मैसेज में शेयर की संसद भवन की तस्वीर। 3,74,000 लोगों ने PM मोदी को किया फॉलो। जी हाँ, अभी हाल ही में एक आध दिन पहले मुख्य समाचार में हमने आपको बताया था कि व्हाट्सएप पे एक नया फीचर आने के बाद अब व्हाट्सएप पर भी आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को फॉलो कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में फिलहाल ताजा जानकारी यह है कि बीते 19 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले मैसेज में लिखा, व्हाट्सएप की कम्युनिटी से जुड़ के काफी रोमांचित हूँ। साथ ही में PM मोदी ने संसद भवन की तस्वीरें भी साझा की। वहीं बताया गया केवल एक दिन में व्हाट्सएप चैनल पर PM मोदी को 3,74,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया है। देखिए अगली खबर, नवाज शरीफ बोले भारत चांद पे पहुंच गया और हम पैसे मांग रहे हैं। साथ ही कहा आज हमारी कोई इज्जत नहीं है। जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की यह हालत की है। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि आज भारत चांद पे पहुंच चुका है। G20 समिट होस्ट कर रहा है। भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर है। वहीं पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों समेत दुनिया भर से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है, हम कंगाल होने के कगार पर हैं। साथ ही में नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का यह हाल किया है वो देश के सबसे बड़े मुजरिम है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सरकार ने देश को डिफॉल्ट करने से बचाया है, वरना देश में पेट्रोल के दाम 1,000 रुपए प्रति लीटर पहुंच जाते। नवाज शरीफ ने देश की इस हालत के लिए रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साथ ही में पूर्व ISI चीफ फैज हमीद और पूर्व चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही में नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि आज देश में गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। कौन है जो देश को इस हालत में लेकर आया है? सन 2017 में पाकिस्तान में ये नजारा नहीं था। तब आटा, घी, चीनी सब सस्ते में मिल रहे थे। बिजली के बिल लोगों की जेब के हिसाब से आते थे। आज लोगों के 30,000 तक बिजली बिल आते हैं। ऐसे में उनके पास बच्चों का पेट भरने के लिए पैसे नहीं बचते हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की पोल खुद ही खोल दी है और सभी बातें खुद ही खोल कर बता दी है। देखिए अगली खबर, बिहार समेत पूर्व उत्तर भारत में अगले 3 दिन है भारी बारिश की संभावना। आइए बताएं अधिक जानकारी। ये उत्तर पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का एक क्षेत्र बना है। इसके प्रभाव से बीते मंगलवार को उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गंगा तट के इलाकों और झारखंड समेत पूर्वी मध्य हिस्सों और पूर्व उत्तर भारत में जमकर बारिश हुई। वहीं बताया गया अगले 2 दिन इसके उत्तरी उड़ीसा और दक्षिण झारखंड की तरफ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। तो इसी के प्रभाव की वजह से उड़ीसा के साथ ही झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्व उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले 3 दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 20 सितंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। स्काईमेट वेदर ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र में, कच्छ में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, झारखंड में, तमिलनाडु में, केरल में और दक्षिण राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, सिक्किम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण, गोवा
अंडमान, लक्षद्वीप, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, साथ ही में आंतरिक कर्नाटक में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, विदर्भ, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश में आज हल्की बारिश की संभावना है। देखिए अगली खबर। नूह हिंसा के आरोपी कांग्रेस एमएलए को हुई जेल, 20 मिनट बहस के बाद कोर्ट का आदेश, बयान पर साइन न करने पर नई एफआईआर हुई। जी हरियाणा में हुई नूह हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को सीजीएम जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दे दिया है। विधायक मामन अब नूह जेल में बंद रहेंगे। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। देखिए अगली खबर। मुकेश अंबानी के बंगले पे पहुंची कई हस्तियां, गणेश चतुर्थी के मौके पे बप्पा का लिया गया आशीर्वाद। राज्य के पूर्व सीएम उद्धव और उनके बेटे आदित्य ने भी की शिरकत। देखिए अगली खबर। कभी कैफ और चेतन चौहान को बोल्ड करते थे शाकिर, पर अब आर्थिक तंगी की वजह से छूट गया है क्रिकेट। बरेली में दरगाह के बाहर बेचते हैं फूल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।